जा रहा हूं और जिसका नाम है, हाँ जी, जिसका नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आई रिपीट, नाम है क्या? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, राइट। तो वो जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे, है ना। मैं आपको कहूँगा कि सर आप लोग नो डाउट स्टडी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, राइट। स्टडी करके क्या करेंगे? अच्छा, जॉब करेंगे, वेरी नाइस। जॉब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यही करेंगे और कुछ करेंगे नहीं? यही करेंगे, मतलब जॉब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बिजनेस करेंगे, यही करेंगे। अच्छा, जॉब प्रैक्टिस बिजनेस करके क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पैसा कमा के क्या करेंगे? खर्च करेंगे, राइट। पैसा कमा के क्या करेंगे? खर्च करेंगे, राइट। अच्छा, पैसा कमा के खर्च करने वाले दुनिया में कम है या बहुत सारे? बहुत सारे। जब सारे के सारे पैसा कमा के खर्च कर रहे हैं तो क्या सभी के सभी सुखी हैं? नहीं है। तो सुखी होने के लिए, मतलब ऐसे कहो कि हम लोग अगर ऐसी गैप में जाना चाहते हैं जहां पर कि एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ होती है, तो उसमें जो है छोटी सैलरी, कम सैलरी से काम नहीं चलता। उसमें जो है आपके पास एक बहुत बड़ा सा बैकअप होना चाहिए। यस और नो? यस। तो बहुत बड़ा सा बैकअप मतलब कितना बड़ा बैकअप होना चाहिए, कितना बड़ा अमाउंट आपका जो है टारगेट होना चाहिए कि जिससे कि आपकी जो लाइफ है पूरी की पूरी एक अच्छी इत्मीनान से बीते। 5 लाख रुपए इन्होंने बोला, 5 लाख रुपए पर मंथ, 5 लाख रुपए पर मंथ, राइट। तो काश कुछ ऐसा हो जाए कि 5 लाख रुपए पर मंथ हर 1 तारीख को अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाए, राइट। एक व्हाट्सएप भी आया था कि मोदी जी जब आ जाएंगे तो इतने लाख रुपए का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लैक मनी ले आएंगे, और आज तक तो कोई ऐसा मैसेज आया नहीं है। भगवान करे मतलब आगे जाके फ्यूचर में ऐसा हो, पर सर हर कोई चाहता तो यही है, राइट। अब जब ये चाहता है तो इस चाहत के लिए वो करता क्या है? हाँ जी भाई, एक बंदे की सैलरी जो है 50,000 रुपये की है, 50,000 रुपये पर मंथ है, राइट। बताओ कि 50,000 पर मंथ पैसा कमाने वाला बंदा, चलो स्टार्टिंग करते हैं किससे? 10,000 रुपये से। 10,000 रुपये पर मंथ वाला जो पर्सन है वो कितना सेव कर पाता होगा? उससे पूछो भाई 10,000 रुपये कमा रहा है, बताओ कितना कितना सेव कर पा रहे हो? वैसे पूछो मत। 10,000 की सैलरी से तो काम ही नहीं चलता। इतने सारे खर्चे हैं, इतने सारे खर्चे हैं कि 10,000 रुपये तो जिंदगी जो है जी नहीं जाती है, जिंदगी काटी जाती। मैंने नहीं बोला, उसने बोला। अच्छा, तो उससे पूछो भाई कितनी सैलरी चाहिए, तो वो कहेगा कि सर 20,000 रुपये महीना हो जाए ना, उसके बाद जिंदगी जो है सुकून से, इत्मीनान से बीतेगी। अब जिसके पास 20,000 की सैलरी है उससे पूछो, उसकी हालत तो 10,000 वाले से भी ज्यादा बुरी है, क्योंकि उसके जो खर्चे हैं, उसके जो ईएमआई का स्टार्टिंग है ना, वो स्टार्ट हो चुका है। ईएमआई सबसे ज्यादा किसकी, कौन सी चीज की आती है? सबसे ज्यादा बड़ी ईएमआई होती है होम लोन की, राइट। उसके बाद होती है कार लोन की, उसके बाद होती है एसेसरीज की, राइट। किसी ने जो है नया एसी ले लिया, किसी ने जो है कंज्यूमर गुड्स जिसे आप कहते हो, राइट, तो लैपटॉप ले लिया इसका। तो ये जो ईएमआई वाला चक्कर होता है ना, ये 20,000 वाला महीना वाला बंदा कहता है यार इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। अच्छा, 50,000 वाले से पूछो, क्या कहते हो? 50,000 वाला अपने सारे खर्चे गिनवा देगा, कहता है 50,000 रेंट जाता है मेरा 20,000 रुपये का। अच्छा, घर के खर्चे हो जाते हैं 20,000, पेट्रोल की किस्त है 10,000, मतलब कार की किस्त है 10,000, उसके बाद स्कूल के बच्चों के मतलब नेगेटिव चल रहा है। अच्छा, 1 लाख वाले से पूछो, 1 लाख वाला भी बड़ा परेशान है, राइट। जब मतलब 1 लाख में भी परेशानी है, 50,000 में भी परेशानी है, 20,000 वाला, 10,000 वाला बेचारा क्या करेगा, राइट। अब इस पर्पज के लिए एक मिस्टर वॉरेन बफेट जी हुए हैं, राइट, जो कि दुनिया के नंबर 2 पर हैं इन द रिचेस्ट पर्सन, राइट। तो वॉरेन बफेट जी कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले एक एक करके आएगा ये सब, 1 मिनट। वॉरेन जी बफेट जी कहते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग
हाँ जी, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग, एंड ही इज द सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ही सेज कि सर आप अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का 10% नहीं 20% हिस्सा कम से कम सेव करो। अगर आपकी सैलरी जो है वो 50,000 तक है, तो अगर आपकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, 1 लाख के आसपास है या उससे ज़्यादा है, तो 30% 35% जो है अमाउंट सेव करना चाहिए। उसके बाद जो बच जाता है ना, उसको खर्च करने की सोचो, अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं तो। राइट, मतलब ये कि सबसे पहली बात तो ये है कि अमीर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेविंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेविंग्स। अगर सेविंग नहीं होती है इंडिया में तो यकीन मानो अमीर बनना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। राइट, अब सेविंग होना सबसे पहला स्टेप है। राइट, अब सेविंग करने के लिए सपोज करो आपने सोच लिया, मतलब पर्सन ने सोच लिया, अब सेविंग तो सोच ली कि सेविंग करनी है, बट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये सोचना कि जो सेविंग है वो कहां पर करनी है। क्यों भाई? अगर यही नहीं पता कि सेविंग कहां करनी है तो सेविंग करके भी क्या कर लोगे? राइट, ज्यादातर लोग सेविंग के बारे में बात जब भी सोचते हैं ना, तो उनके मन में आता है बैंक, और बैंक का क्या? सेविंग अकाउंट। राइट, और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो कि बैंक में सेविंग करते हैं। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो कि सिगरेट पीते हैं। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो कि बड़ी बड़ी EMI पे करते हैं। आप करो सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहा सर बैंक में लोग सेविंग करते हैं, बैंक में जब ये लोग सेविंग करते हैं तो इनको 4% का रेट मिलता है। राइट, वही बैंक जो है आगे 12% 15% में आगे इन्वेस्ट करता है। राइट, और हम जैसे लोग ऐसे ही बैंकों के शेयर परचेज कर लेते हैं, और हम जैसे लोग जब ऐसे बैंकों के शेयर परचेज करते हैं तो ऐसे बैंक के शेयर क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो इन लोगों के कारण से हमारा अपने आप से प्रॉफिट हो जाता है। जो बच्चे जो सिगरेट पीते हैं, मुझे बड़े पसंद है, ये लोग सिगरेट पियेंगे, ITC का शेयर अपने आप से बढ़ेगा। ये लोग सिगरेट पियेंगे, ITC का शेयर बढ़ेगा और हमारी वैल्यू नेटवर्थ बढ़ती रहेगी। जो लोग EMI पे करते हैं बड़े पसंद है, हाँ, पूरा जिंदगी लगा देते हैं EMI पे करते हुए, उनको पता ही नहीं कि EMI क्यों पे कर रहे हैं। राइट, कभी कभी तो पूछना पड़ता है, भाई साहब ये EMI कटी है, बताओ ये क्यों कटी है? इतनी सारी EMI चल रही होती हैं, उनको याद ही नहीं आता कि, बट सर वो EMI पे कर रहे होते हैं और हमारा जो HDFC बैंक है, HDFC बैंक का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ रहा होता है। दैट इज गुड। राइट, सो बड़े लोग, मतलब ऐसे लोग होते हैं जो कि बैंक में सेविंग करते हैं, जिसमें उनको रेट क्या मिलता है? 4%। और वो जो यही वाला पैसा अगर वो PPF में भी डाल दें तो 7.5-8% मिल जाएगा। अगर यही पैसा LIC में डाल दें तो 6.5% मिल जाएगा। और ऐसे ही अगर ये गोल्ड में ले लें तो हो सकता है कि रेट उससे ज़्यादा हो। अगर गोल्ड में ना परचेज करें, अगर रियल एस्टेट में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहें तो पैसा रिटर्न बढ़ सकती है। इसके अलावा और कौन सा ऑप्शन हो सकता है? डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, ETF, इक्विटी। मतलब मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन बता दिए। मैंने आपको ऑप्शन बता दिया बेसिकली, नो डाउट, बैंक सेविंग अकाउंट। मैंने आपको ऑप्शन बता दिया बैंक की FD, फिक्स डिपॉजिट। मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, यस प्लीज, गोल्ड। मैंने आपको ऑप्शन बता दिया रियल एस्टेट। मैंने आपको ऑप्शन बता दिया म्यूचुअल फंड। मैंने आपको ऑप्शन बता दिया ETF। मैंने आपको ऑप्शन बता दिया डिबेंचर्स, डेप्ट मैंने बोल दिया। तो सर इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि आपके पास कई सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। राइट, और इंडियन सेविंग से ना गवर्नमेंट हमेशा परेशान है। इंडियन के लोग जो सेविंग करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कहाँ सेव करते हैं? गोल्ड। पापा के पास पैसा आए, वो मम्मी के लिए सबसे पहले रिंग ले आए। राइट, उसके बाद मम्मी ने कहा नहीं, अगली बार जब पैसे आएंगे ना तो मुझे अब चेन चाहिए, अगली बार जब पैसे आएंगे तो मुझे ये चाहिए। पापा को लगता है यार घर वाले भी खुश और इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, दोनों बातें हो गई ना। अच्छा, यकीन मानो दो चीजें हो गई, एक तो खुशी मिल गई और दूसरा इन्वेस्टमेंट हो गई। बट सर गोल्ड क्या वाकई में हमेशा हमेशा रिटर्न प्रोवाइड करता है? आई एम नॉट सेइंग कि गोल्ड एक अच्छी मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, गोल्ड इज अ इन्वेस्टमेंट, नो डाउट, इन्वेस्टमेंट रिटर्न प्रोवाइड करती है। पर क्या वाकई में गोल्ड आपको या किसी भी इंडियन पर्सन को हमेशा हमेशा रिटर्न प्रोवाइड करेगा? दैट इज नॉट श्योर। आपको को नहीं सर, हमने बचपन में सुना था इतने का गोल्ड था, आज इतने का है। तो सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोल्ड इतने लंबे समय में 15 साल में या 20 साल में चेंज नहीं हुआ।
मैंने कहा कि क्या हर साल गोल्ड का रिटर्न इंक्रीज होगा, मतलब CAGR जिसको कहते हैं, कि क्या हर साल CAGR गोल्ड में अराइज होगी? क्या सुनो, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, राइट? मतलब ये क्या हो गया, सर्टेन हो गया, अनसर्टेन हो गया? अनसर्टेन हो गया। अच्छा, मुझे बताना, मैंने आपको म्यूचुअल फंड बोला, तो म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न अराइज होगी ये सर्टेन होगी या अनसर्टेन होगी? दैट इज अगेन अनसर्टेन। किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? मार्केट के ऊपर, कि निफ्टी सेंसेक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अगर मार्केट इंक्रीज कर रही है तो डेफिनेटली रिटर्न अराइज होगी, अगर मार्केट इंक्रीज नहीं कर रही, मार्केट डिक्रीज कर रही है, तो रिटर्न अराइज नहीं होगी, राइट? अच्छा, ETF ऐसे अच्छा, डेप्ट में रिटर्न राइज होगी, तो कितनी राइज होगी? इसमें भी 8% से 9%, जैसे कि आजकल इंडिया बुल हाउसिंग कंपनी है, उसके जो है डेप्ट इशू हो रखे हैं, राइट, जो कि 9.5% आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने? 9.5%। DHFL के बहुत सारे डेप्ट निकलते रहते हैं जो कि 8.5-9% रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? मतलब इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शंस हैं, राइट? पहले तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि कौन कौन से ऑप्शन है। अगर सारे पैसे FD में लगा दें तो इज इट गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट? क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न मिलती है वो रिटर्न बहुत बड़ी रिटर्न नहीं होती। इससे जो सपना होगा ना 5 लाख रुपए महीने का अकाउंट के अंदर क्रेडिट होने का, वो सपना पूरा होने वाला नहीं है, राइट? आपको सर कैसे नहीं पूरा होने वाला? सर अभी आपको याद होगा जब टाइम वैल्यू मनी हमने किया था तो बताया था कि 8%, 9%, 10%, 12% और 15% में कितना फर्क होता है। म्यूचुअल फंड में भी हमने किया था, राइट? तो यहाँ पर जो रेट होता है वो कितना होता है? जनरली 8%, वो भी टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल? इट इज अगेन टैक्सेबल, राइट? तो सर मुझे बताओ, अगर आपको इनमें से किसी एक जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना है, एक इक्विटी भी है ऑप्शन, मैंने इक्विटी भी लिख दिया, तो इनमें से दी बेस्ट वाला ऑप्शन कौन सा होगा? इक्विटी होगा, रियल एस्टेट होगा, FD होगा, या क्या होगा? सबसे बेस्ट ऑप्शन आप बताया म्यूचुअल फंड। आई एम नॉट सेइंग दैट म्यूचुअल फंड इज माय चॉइस, मैंने ऐसा नहीं कहा, आपने बताया म्यूचुअल फंड। पर सोचो अगर म्यूचुअल फंड में आपने सारा पैसा लगा दिया, राइट, पर मार्केट में कुछ ऐसा अनहैपनिंग हो गई और निफ्टी डाउन हो गई, तो म्यूचुअल फंड से भी आपको क्या रिटर्न अराइज होगी? पर गोल्ड से हो सकती है, रियल एस्टेट से हो सकती है, राइट? तो सर हमेशा म्यूचुअल फंड यानी कि इक्विटी आपको रिटर्न प्रोवाइड करती है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मैंने एक पास्ट डेटा लिया है, इस पास्ट डेटा को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? जिसमें कि डिफरेंट रिटर्न को एनालाइज किया गया है ऑफ द लास्ट डिफरेंट ईयर्स। हाँ जी, देख रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है? सेविंग बैंक, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? ये सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पर है, विजिबल है? अच्छा, तो सेविंग बैंक, शॉर्ट टर्म होरिजन, लो रिस्क, लिक्विडिटी हाई, कितना रिटर्न मिलता है? 4 से 7%। टैक्स ऑन इनकम अर्न्ड, यस, टैक्स फ्री होता है 10,000, उसके बाद तो टैक्सेबल होता है। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट 7 से 10 साल तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड रिटर्न कितनी होती है? 6 से 10%। RD, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें कि हम लोग हर महीने 1000 रुपया, 2000 रुपया, 500 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या मिल सकता है? 8 से 10%। अगेन फिर से टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है? टैक्सेबल है। NSC, PPF आपने सुना हुआ है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आपने सुना हुआ है, कितना रेट? 7 से 15%। अच्छा, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स 8 से 12%। रियल एस्टेट 5 से 40%। रियल एस्टेट आपने एक फ्लैट परचेज कर लिया, अब फ्लैट जो परचेज कर लिया, क्या फ्लैट आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगा ही करेगा? कोई जरूरी नहीं है। पिछले 5 साल के अंदर जो है फ्लैट्स, मतलब रियल एस्टेट में भी कोई अच्छी खासी रिटर्न प्रोवाइड नहीं की, मतलब 5 से 40% लिखा हुआ है, मतलब हो सकता है 5% आए। फिजिकल गोल्ड 5 से 20%, शेयर्स 0 से 25%, म्यूचुअल फंड्स इक्विटी 8 से 25%, डेप्ट 7 से 15%, लिक्विड फंड। सर जो ये रेंज दी हुई है, मतलब ये अनसर्टेनिटी है, राइट? मतलब इसमें कहीं पर भी कोई 100% श्योर नहीं है। अगर आप कहते हो नहीं सर गोल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, तो सर मेरे पास एक चार्ट है, इसमें बेसिकली मैंने आपको बताया हुआ है कि BSE सेंसेक्स जो है, मतलब मार्केट जो है वो पास्ट 2000 से लेकर 2014 तक किस ट्रेंड से बढ़ी है? नीचे, उसके बाद ऊपर 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 ऊपर,
फिर नीचे 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 नीचे, और फिर ऊपर 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 ऊपर, फिर नीचे नीचे नीचे, फिर ऊपर ऊपर ऊपर। मतलब जिस बंदे ने यहाँ इन्वेस्ट किया यहाँ पर 2001 में, राइट, उसके लिए तो आज के टाइम में मार्केट बहुत कई गुना दे चुकी है। पर सोचो जिसने यहाँ इन्वेस्ट किया, जिसने यहाँ इन्वेस्ट किया उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं, राइट। जिसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, यहाँ पर इन्वेस्ट किया, उसके लिए मार्केट बहुत अच्छी है, राइट। अच्छा, ये हो गया बीएसई सेंसेक्स। बीएसई सेंसेक्स और गोल्ड में एक बार कंपैरिजन देख लिया जाए, गोल्ड एंड बीएसई सेंसेक्स। आपके पास दो लाइनें दिख रही हैं आपको, और इसमें जो ब्लू है वो गोल्ड है और जो ये ऑरेंज है वो सेंसेक्स है। तो देखो कैसे चल रहा है, गोल्ड नीचे, सेंसेक्स ऊपर, फिर सेंसेक्स नीचे, गोल्ड ऊपर, फिर गोल्ड नीचे, सेंसेक्स ऊपर, फिर गोल्ड ऊपर, सेंसेक्स नीचे, फिर गोल्ड ऊपर 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 ऊपर, सेंसेक्स नीचे 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 नीचे, राइट। तो सर मुझे बताओ, मार्केट मतलब इक्विटी मार्केट या गोल्ड, कौन सा बेस्ट है? मार्केट के अंदर सब लोग आपको कोई ना कोई एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? आप टीवी चैनल खोलो, उसमें आपको एडवाइस प्रोवाइड करेगी बाय गोल्ड, राइट। दूसरा चैनल लगाओ, वहां पर बोलेगा सेल गोल्ड। तीसरा चैनल लगाओ, बोलेगा होल्ड गोल्ड। मतलब एक्सपर्ट हैं, जो टीवी चैनल पे आ रहा है वो एक्सपर्ट होगा या ऐसे ही कुछ होगा? एक्सपर्ट होगा, ऑब्वियसली एक्सपर्ट होगा। अब जो ये एक्सपर्ट होंगे ना, वो एक्सपर्ट होने के बावजूद भी हर एक्सपर्ट की अपनी अपनी ओपिनियन है, राइट। आरबीआई के गवर्नर से भी पूछो ना कि भाई बताना कि मार्केट का क्या हाल होगा फ्यूचर के अंदर, वो कहेगा भाई साहब ये तो मैं भी नहीं बता सकता। मार्केट कैसे चलती है? डिमांड सप्लाई, डिमांड ज्यादा प्राइसेस अप, और डिमांड कम प्राइसेस डाउन। डिमांड कब आएगी, सप्लाई कब आएगी, ये कोई भी पता नहीं लगा सकता। सब लोग जो हैं एक ना एक कुछ ना कुछ आपको मतलब टीवी चैनल्स पे आकर या वैसे रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर लेते हैं, और बस रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। कैसे रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं? बड़ा सिंपल है। कैसे रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं? बड़ा सिंपल है। क्या करते हैं? अपने दिल पे हाथ रखते हैं और दिल पे हाथ रख के अपने पूछते हैं कि क्या होने वाला है। वो सोचते हैं यार मार्केट जो है अच्छी चल रही है, मतलब बुल मार्केट है, बाय। सारे के सारे लोग बस एडवाइस करते हैं, बट सर 100% कोई उनसे बोलो कि भाई अगर तुम्हें पता है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाना ही वाली है, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी हटा के उसमें डाल दो, इक्विटी में डाल दो। क्यों? कोई गुना हो जाएगा पैसा। एडवाइस देने के लिए आपको टीवी पे आने के लिए फीस लेने की क्या जरूरत है, राइट। मतलब पूरी मार्केट में सिर्फ एक ही स्टोरी होती है, कौन सी चीज कब अप जाएगी और कौन सी चीज कब डाउन जाएगी किसी को पता नहीं। तो सर क्या कहते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करें या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट करें? इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। क्यों इन्वेस्ट करना पड़ेगा? इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हाँ 5 लाख पर मंथ का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा, राइट। अगर नहीं करेंगे तो आपने बहुत लोगों को देखा हुआ है, सुबह जाते हैं महीने पूरे महीना काम करते हैं, उनको मालूम है कि 5 तारीख को सैलरी आएगी। 5 तारीख को जो सैलरी आने वाली होती है उन्होंने पूरा हिसाब लगाया होता है कि 5 तारीख की जो सैलरी है वो कहाँ पर जाने वाली है, फिर अगले महीने काम करना शुरू कर देते हैं। क्या यही जिंदगी हमेशा चाहिए? यही जिंदगी भी नहीं चाहिए। तो सर इस पर्पज के लिए वॉरेन बफेट जी कहते हैं, मतलब वॉरेन बफेट इज द मतलब गीता कुरान ऑफ द फाइनेंस, राइट, इज द गीता कुरान ऑफ द फाइनेंस, बिलीव मी। वॉरेन जी बफेट जी कहते हैं ये तो हमने देख लिया है। These are the basically different ways of investment in the gold. वॉरेन बफेट जी कहाँ पर हैं? हाँ जी, वॉरेन बफेट जी कहते हैं, क्या कहते हैं? Do not put all eggs in one basket. Do not put all eggs in one basket. मतलब क्या कहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप किसी एक जगह पर इन्वेस्टमेंट ना करें। मतलब क्या करें? डाइवर्सिफाइड। क्या करें? डाइवर्सिफाइड मीन्स अपनी जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है ना, उस इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड। डोंट से कि आई हैव टू बाय द गोल्ड ओनली। हमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड नहीं चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि गोल्ड नहीं चाहिए, मैं कहा सिर्फ और सिर्फ गोल्ड नहीं चाहिए, राइट। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड नहीं चाहिए तो क्या करें?
सो हम अपने इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर ट्रांसफर करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर इन्वेस्ट करेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस कौन कौन से होंगे? हाँ जी, हाँ जी, डिफरेंट प्लेसेस कहाँ से, कौन कौन से होंगे? यस प्लीज। डिपॉजिट्स मतलब एफडीज, एफडी किस पर्पज के लिए? लिक्विडिटी के लिए। जब कभी हो सकता है कि आपको मतलब सबसे पहले कहा जाता है कि इक्विटी मार्केट में या किसी भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करने से पहले सबसे पहले अपना शॉर्ट टर्म को सिक्योर करो। शॉर्ट टर्म को कैसे सिक्योर करो? आने वाले 6 महीने के लिए जितने भी आपके खर्चे हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपने इक्विटी में लगा दिया पैसा और डाउन हो गया तो मजबूरी इमरजेंसी आई तो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। जबकि सस्ता जब इक्विटी मार्केट में रेट डाउन है तो कौन से वाला टाइम है ये और परचेज करने का, और उस समय आपने विड्रॉ कर लिया तो नो डाउट आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। प्रॉफिट कब होगा? जब आप सस्ते में खरीदोगे और महंगे में बेचोगे। तो सबसे पहले तो डिपॉजिट मतलब आपके जो आने वाले 6 महीने की इमरजेंसी है फंड्स हैं वो 6 महीने की वैल्यू मतलब 6 महीने की जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपके डिपॉजिट में होने चाहिए। और कहाँ का इन्वेस्ट करेंगे? शेयर्स, फॉरेक्स, प्रॉपर्टी, बॉन्ड्स यानी कि डिवेंचर्स, शेयर्स, एन्युटीज मतलब सिप बोलते हैं इसको हम लोग, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि म्यूचुअल फंड वगैरह, प्रॉपर्टी, यूनिट ट्रस्ट एंड अगेन राइट। मतलब हमें क्या करना चाहिए? अपने फंड्स को यस प्लीज डाइवर्सिफाइड करना चाहिए राइट। अब इस डाइवर्सिफाइड करने से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? फंड्स को डाइवर्सिफाई जब हम करते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन से जो सबसे बड़ा फायदा होता है दैट इज मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। हमारा जो रिस्क है ना वो मिनिमाइज हो जाता है। आपको सर कैसे मिनिमाइज हो जाता है? सर अब आप सोचो, आपने जो है कुछ गोल्ड बाय किया हुआ है, आपने जो है कुछ म्यूचुअल फंड परचेज किए हुए हैं, कुछ शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ एफडी भी की हुई है और आपने जो है पीपीएफ में भी पैसा लगाया हुआ है। अपनी लॉन्ग टर्म के लिए आपने एनएससी भी परचेज किए हुए हैं और आपने एनपीएस में भी पैसा लगाया हुआ है। दीज आर द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टूल्स राइट। अगर मान लो शेयर्स में भी आपने 10 शेयर परचेज किए हुए हैं, उसमें से कोई एक शेयर अगर डाउन हो भी गया राइट, मान लो किंगफिशर परचेज किया था हमने और किंगफिशर डाउन हो भी गया, 0 हो भी गया, अब उससे आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने क्या किया हुआ है? बाकी भी इन्वेस्ट किया हुआ है राइट। मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, वैसे कोई अपनी लॉस स्टोरी नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूँ राइट। एक कंपनी है ट्री हाउस, समझा आपने? ट्री हाउस राइट। अब ट्री हाउस में मैंने पैसा लगाया राइट। आप बताना मुझे, आप पैसा लगाओगे या नहीं लगाओगे? ये शेयर 400 पे गया राइट। 400 पे जाने के बाद ये एजुकेशन कंपनी है बेसिकली, इट इज ए एजुकेशन कंपनी राइट नाउ। ट्री हाउस एजुकेशन जो है वो जी लर्न के साथ मर्ज हो गया, ठीक है। आप बताना पैसा लगाओगे या नहीं लगाओगे? उसके बाद ये ऊपर भी गया, नीचे भी आया, फिर ये 200 पे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और उसके बाद ये 150 पे आ गया राइट। अब 150 पे आके मैंने यहाँ पर इसको, अच्छा आप बाय करोगे या नहीं? बाय करोगे। कहाँ से घूम के आया है? 400 रुपये पे। मैंने कितने में बाय कर लिया? 150। कितने शेयर बाय कर लिया? सपोज 1000 राइट। तो कितने की इन्वेस्टमेंट हो गई? सिर्फ और सिर्फ 15,000, 1.5 लाख राइट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको ये 500 कर लेते हैं, आपको 1.5 लाख ज़्यादा लगेगा, 75,000 राइट। अब जो उसके बाद फिर ऊपर गया, सेल नहीं किया, लॉन्ग टर्म है, डाउन हो गया, डाउन ऊपर, इसके बाद ये आ गया 75, 500 और बाय कर लिए राइट। तो आप कितने में हो गया? 37,500। इन्वेस्टमेंट आप टोटल कितनी हो गई है? हाँ जी, ये जो 1,12,500 राइट। और आज के डेट में जो है वो ये शेयर अराउंड 34-35 रुपए का है। प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया? लॉस हो गया। पर सर ये जो मैंने परचेज किया हुआ था ना, ये परचेज किया हुआ था जस्ट 1% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट।
कितना 1%, 1%। मतलब अगर मैंने टोटल 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो 10 लाख का 1% कितना हो गया? 10,000। 10 लाख रुपए का 1% कितना हो गया? 10,000। तो मैंने ये अमाउंट जो इन्वेस्ट किया था इस वाली कंपनी में वो मैक्स मतलब कितना किया था? 10,000। अब 10,000 रुपए की जो वैल्यू है वो डाउन हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। बट सर मेरे बाकी के 9,90,000 जो हैं वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और वो बहुत अप हो रहे हैं। अब बताना इस 10,000 रुपए के डाउन होने से मुझे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 10,000 की इन्वेस्टमेंट मेरी 5,000 हो भी गई है, 5,000 का नुकसान हो भी गया है, तो दूसरी कंपनी में मुझे जो है 1 लाख का जो फायदा हुआ है, एक में 50,000 का फायदा हुआ है, तो वहां से ये सब क्या हो जाएगा? सेटअप हो जाएगा, राइट। बट सर मैं क्या स्टार्टिंग में ये पता लगा सकता था कि ट्री हाउस एजुकेशन ये ऐसी कंपनी है जो कि डाउन होने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मेरा जो प्रॉफिट मतलब लॉस जो है मेरा कम हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ किस रीजन से है? जस्ट बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन से फायदा क्या होता है कि आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाता है, राइट। आई थिंक क्लियर। सो हमें क्या करना चाहिए? डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और डाइवर्सिफिकेशन करके अगर हम डाइवर्सिफाई करेंगे यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में बोलो ट्रांसफर करेंगे। आप डिफरेंट डिफरेंट जब प्लेसेस में ट्रांसफर करेंगे तो हमें अब हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे क्या होगा? हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बनेगा। जो कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा ना, इसी को हम बोलेंगे पोर्टफोलियो, राइट। सो व्हाट डू मीन बाय दिस पोर्टफोलियो? combination of investment. Why this portfolio is necessary, compulsory? In order to minimize the risk, or you can say in order to you can say diversification, in order to you can say have a good return in the future, because nobody knows which investment will go up in future and which investment will go down in future. I think clear? Yes. So that is why portfolio chapter is very 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 important, right? अच्छा, पोर्टफोलियो चैप्टर को एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, राइट। हमारे इस चैप्टर के अंदर हम लोग मेनली जो आपके साथ बातें करेंगे ना वो रिस्क एंड रिटर्न के बारे में करेंगे, राइट। देखो अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, रिटर्न ज्यादा कमाना चाहते हो, तो रिटर्न को हायर करने के लिए, रिटर्न को हायर करने के लिए आपका जो रिस्क लेवल होगा वो हमेशा हमेशा हाईएस्ट होगा, राइट। यकीन मानो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए एनसीएफएम में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज बनाए हुए हैं, जिसमें कि कोर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को रिलेटेड ही है, जिसमें कि जो भी कोर्स कंप्लीट करता है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के पास जाके उसको एडवाइस करता है कि उसको कहाँ कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रॉपर्टी में करना चाहिए, गोल्ड में करना चाहिए, इक्विटी में करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, ईटीएफ में करना चाहिए। मतलब दे आर मतलब वी हैव द डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक कोर्सेज ऑन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो कि सिर्फ क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं इन्वेस्टर्स को कि उनको कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो एडवाइस का मतलब ये हुआ कि एक बंदे ने देखो, हाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि एडवाइस करेंगे कैसे। जब मार्केट डाउन होगी तो ये एडवाइस करेंगे कि इक्विटी में चले जाओ, और जब मार्केट अप होगी तो बोलेंगे कि इक्विटी से बाहर निकल आओ, राइट। जैसे कि आज के टाइम में जो मार्केट है, समझना 2007-8 में मार्केट 22,000 पे गई थी। मार्केट जब मैं बोलता हूँ तो शायद आपने वर्ड सुना होगा सेंसेक्स, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंसेक्स। 22,000 के आसपास चली गई थी। उसके बाद मार्केट डाउन 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 चल गई, और डाउन जाके हुए मतलब इसने एक बार तो 8,000 9,000 के आसपास को टच किया है, फिर वापस मार्केट अप हो गया। आज के डेट में कितने पहुंच गए यानी बड़े 28,500 के आसपास। और अब मुझे बताओ मार्केट अप है या डाउन है? ये मार्केट जो है वो अप है या डाउन है? अप है। अब अगर अप है तो इसका मतलब है कि सभी लोगों को यहां से निकल जाना चाहिए या नहीं? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे जाने के चांसेस नहीं है। अगर मान लो मार्केट जो है इसके बाद 32,000 पे पहुंच जाती है, तो अब अभी भी क्या है? अब तो फिर एग्जिट कर देना चाहिए।
उसके बाद अगर मार्केट 40,000 पे पहुंच जाती है तो क्या होगा? यकीन मानो जब 40,000 पे पहुंच जाएगी ना, तब पूरी दुनिया मतलब पूरे इंडिया के लोग मार्केट में आना शुरू करेंगे। क्यों आना शुरू करेंगे? क्योंकि उन्होंने पंजाब केसरी में भी ये पढ़ लिया होगा कि मार्केट अप जा रही है। अभी पंजाब केसरी में ऐसी कोई न्यूज आती है क्या? मुझे मालूम है आप नहीं पढ़ते हैं, बट सर पंजाब केसरी वाला भी ये लगा देगा, ग्रह शोभा भी लगा देगा कि मार्केट जो है अब जाने वाली है। मतलब सारे के सारे ऐसे ऐसे चैनल्स ऐसे जो कि मार्केट में बात नहीं करते, जब 40,000 पे पहुंच जाएगी ना, तब सभी के सभी लोग जो हैं मार्केट में आना शुरू करेंगे, राइट। अब बताना उसका मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, राइट। तो आप तो कह रहे हो कि मतलब ये पता लगाना कि मार्केट कब अप है और कब डाउन है, यानी कि टाइमिंग ऑफ द मार्केट इसको हम बोलते हैं, इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सभी के सभी, मैंने कहा ना, एक्सपर्ट क्या बोल रहे होते हैं? बाय करो, होल्ड करो, सेल करो। कैसे बोल रहे होते हैं? दिल पर हाथ रखकर। कैसे बोल रहे होते हैं? दिल पर हाथ। वैसे दो तरह के एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। पर जितने भी एनालिसिस हैं दे आर बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड। पर सर मार्केट पास्ट को नहीं देखती है, मार्केट फ्यूचर को देखती है, राइट। मैंने सर आज के डेट में, आज से 6 महीने पहले, जस्ट बैक बिफोर 6 मंथ्स, 6 महीने पहले यकीन मानो रिलायंस का जो शेयर था मैंने 960 रुपये में लिया। कितने में? 960 में। अब सर तब पूरी न्यूज़ थी कि रिलायंस जो है वो जियो लॉन्च करेगा। कब लॉन्च करेगा पता नहीं है। पूरी न्यूज़, जब जियो लॉन्च होगा तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, पर एक्सेप्ट एक्चुअल में करेंगे ये कोई मानने को तैयार नहीं है। अब मैंने यहाँ पर इसके 100 शेयर्स ले लिए, राइट। तो कितने हो गया? 96। मेरी ये इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। अब जैसे जियो लॉन्च हुआ, अब इसमें इसका जो प्राइस है वो 1150 के आसपास, राइट। अब जब जियो लॉन्च हो गया तो पता चल रहा है कि लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, रिलायंस का प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस हैं। मतलब जब मार्केट में एक्चुअल में कुछ हैपनिंग हो जाती है ना, तो लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, राइट। पर इस समय जो मार्केट में मैंने देखा, वो क्या देखा? पास्ट या फ्यूचर? अगर मैं पास्ट को देखूं तो रिलायंस 5 से पिछले 6 साल तक कोई खास रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर रहा। अगर मैं पास्ट को देखूं तो मुझे परचेज करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। पर अगर फ्यूचर को देखूं तो फ्यूचर बड़ा ब्राइट दिख रहा है। तो मार्केट जो हमेशा फ्यूचर को देखती है, पर लोग कैसे खरीदते हैं किसी शेयर को? पास्ट को देखकर। ट्री हाउस में मैंने आपको बताया, वो हमने कहा, आपको क्या दिखाया? आपको दिखाया पास्ट। क्योंकि पास्ट के अलावा हमारे पास किसी भी शेयर को या किसी भी चीज को देखने का कोई और रास्ता होता ही नहीं है। मैंने कहा गोल्ड परचेज करना है, आप गोल्ड कैसे मतलब परचेज क्यों करोगे? क्योंकि आपको पता है आपकी मम्मी ने जब परचेज किया तब इतने का था, मम्मी ने जब एक बच्चे की शादी के लिया तो इतने का था, और आज जो है वो इतने का है। तो आपने क्या देखा? पास्ट देखा। तो पास्ट के बेसिस पर आपने गोल्ड परचेज कर लिया। मतलब हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किस बेसिस पर करते हैं? पास्ट। क्योंकि पास्ट के अलावा हमारे पास कोई और ट्रेंड, हाँ जी, कोई और ट्रेंड होता ही नहीं है। कोई और ट्रेंड होगा तो ही तो आप उस ट्रेंड को फॉलो करोगे ना, राइट। तो मार्केट का अता पता नहीं होता। मुझे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आगे चले। हाँ जी बच्चों, डन। तो सर मार्केट में अप और डाउन का तो पता होता नहीं। अब आप कहोगे सर फिर हमारा जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो एडवाइस कैसे करता है? पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो एडवाइस करता कैसे है ना? तो बच्चों देखो, पोर्टफोलियो मैनेजर जो एडवाइस करता है वो एडवाइस मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए तो जरूर करेगा कि भाई मार्केट का ट्रेंड जो है वो ये वाला चल रहा है। बट सर इसके अलावा हमेशा ये देखा जाएगा कि आपकी रिस्क लेने की पावर कितनी है, आपकी रिस्क लेने की पावर कितनी है, राइट। अब मुझे बताओ, डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं ये CA, CMA, CS, ये सब अच्छे कोर्सेज हैं या नहीं? यस, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा, क्या इसमें कभी इनका फ्यूचर जो है लो होगा? नहीं होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है।
अब मैंने कहा मेरे पास एक बच्चा आ गया, उसने कहा कि सर मेरे घर में ये फाइनेंशियल एक इशू है, अब मैं कोर्स करना चाहता हूँ। मैं उसको आंखें बंद करके बोल दूँ कि भाई ये वाला कोर्स कर ले? नहीं, मैं उससे पहले पूछूंगा। क्या पूछूंगा? भाई बता रिक्वायरमेंट क्या है। कहता है सर मैं आपको 6 महीने का टाइम दे सकता हूँ, 6 महीने में बता दो कुछ ऐसा करूँ जिससे कि मैं कमाने लायक हो जाऊँ। बताना 6 महीने में कुछ हो जाएगा क्या? अब इस पर्सन की अब मुझे जो है इसको एडवाइस जो करना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि मुझे पता है कि सीए सीएमए सीएस होता है, मुझे इसलिए एडवाइस करना पड़ेगा कि उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है। अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है तो हम लोग एडवाइस नहीं कर सकते, राइट। तो व्हाट आई मीन टू से कि हम एडवाइस तो तब करेंगे जब इसकी रिक्वायरमेंट का पता चले। सोचो, मतलब ये आपने मुझे आसान कर दिया समझाना। ये पर्सन जो है वो ऑलरेडी रिटायर्ड है, इसको 10 लाख रुपए का अमाउंट मिला रिटायरमेंट पर, राइट। ही हैज ए 10 लाख रुपीज अमाउंट, राइट। अब ये कहता है सर मैं आपके पास आ गया हूँ, आप मुझे एडवाइस करो कि मुझे 10 लाख को कहाँ लगाना चाहिए। अब मैं आंखें बंद करके इसको बोल दूँ कि भाई म्यूचुअल फंड में लगा दे। इसकी एज की, मैंने भाई आपकी एज कितनी है? वो कहता है सर मेरी एज है 75 ईयर्स। और उससे मैं बोलूँ कि भाई एक काम कर म्यूचुअल फंड में लगा दे, 15 साल के अंदर तेरे जो पैसे हैं वो डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाएंगे, राइट। बताना कोई फायदा इसके लिए? कोई फायदा? हाँ जी। मतलब यकीन मानो 70 साल वाली एज वाले पर्सन भी मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर बताओ अपने पैसे को 10 लाख रुपए को हम कहाँ इन्वेस्ट करें। मैं उनको बोलता हूँ सर इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, अब तो ये खाने की उम्र है। अब तो अपने पौधों को, अपने नाती बच्चों को पैसे बांटो, है ना। बस हाँ, अगर पैसे रखने हैं तो एफडी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एफडी में 8% 7% मिलता है, पर एटलीस्ट ये जो मिल रहा है वो आपको तो मिल रहा है, राइट। तो मतलब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एक कॉमन सी एडवाइस सबके लिए रखें कि भाई आओ और इक्विटी में डालो। नो, वेरी बैड। पोर्टफोलियो मैनेजर कभी भी ऐसा नहीं करता। पोर्टफोलियो मैनेजर सबसे पहले ये देखता है कि रिस्क टेकिंग पावर कितनी है। मैं आप सबको बोलता हूं कि बच्चों 10,000 रुपये महीना आपको जरूर इन्वेस्ट करना है। जैसे ही आप अर्निंग करना शुरू करोगे 10,000 पर मंथ जो है सेविंग जरूर करनी है। और 10,000 रुपये महीना हमने म्यूचुअल फंड में क्लास में देखा था कि अगर ये आप इन्वेस्ट करते हो आने वाले 30 ईयर्स के लिए तो ये कितने हो जाते थे? 14 करोड़, राइट। और 14 करोड़ रुपया जब आप एफडी में इन्वेस्ट कर दोगे और उसके बाद एफडी वाला जो है आपको 8% का रिटर्न देगा, तो 14 करोड़ का 8% बता दो। हाँ जी, 11,20,000। और ये पर एनम है, मतलब ऑलमोस्ट एक महीने में आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए तो क्रेडिट। सही बताया आपने, गलत बताया? मतलब एक महीने में आपको अराउंड 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट तो हो ही जाएगा। बट सर आप 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर सकते हो, और यकीन मानो जितनी जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। वारेन बफेट जी इज द गुरु ऑफ द फाइनेंस, is at 12 years starts the investment. World's number 2 richest person is at 12 years starts the investment, and he says कि I am 12 years old to invest in the equity. 12 साल की उम्र में बंदा क्या कर रहा है? मैं 12 साल लेट हो गया हूं इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब उनके हिसाब से तो क्या करना चाहिए? एंड यकीन मानो बच्चे, मतलब यकीन मानो मैं आपको ऐसा सच्चाई बता रहा हूँ, बच्चे के जैसे पैसे, मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो सब लोग उसको मुंह दिखाई के पैसे देते हैं, नहीं देते? ये लो बेटा 500 रुपये, 1000 रुपये, नानी देती है, दादी देती है, सब लोग देते हैं। पर जो पैसे आए ना वही डाल दो, ये कि मानो बच्चा अपने आप से करोड़पति हो गया। क्योंकि उसके बाद जो कंपाउंडिंग पीरियड है ना, उसके बाद जो टाइम गैप है वो टाइम गैप बहुत बड़ा है। जब तक वो 40 साल का होगा ना, 40 साल की इन्वेस्टमेंट अगर 2 लाख के हो गए तो आप घर में जाके कैलकुलेशन करना, 2 लाख रुपए 15% की कंपाउंडिंग के रेट से 40 साल के बाद कितने हो जाते हैं? दिस इज इन करोड़, राइट। बट क्या ऐसा इंडियन लोग करते हैं? नहीं करते हैं।
जब नहीं करते हैं तो क्या करना पड़ता है उनको? स्ट्रगल, मेहनत, राइट। तो क्या कहते हैं कि भाई सुबह जाओ शाम को आओ, और यही जिंदगी है, राइट। जबकि सेविंग से जिंदगी आसान डेफिनेटली हो सकती है। कम बैक टू दिस, मैं आपको क्या समझाया कि सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम लोग कभी भी किसी हर पर्सन को सेम एडवाइस प्रोवाइड नहीं कर सकते। वी हैव टू प्रोवाइड द एडवाइस बेस्ड ऑन द risk taking power. If the person have a higher risk taking power, then the advice is different. If the person has a lower risk taking power, then the advice is different. We can't say that each and every person has to invest in equity only. No, हर पर्सन को इक्विटी इन्वेस्ट करने की एडवाइस बिल्कुल भी नहीं होती है, राइट। बट यस, हम यहाँ पर पोर्टफोलियो चैप्टर में ये जरूर बता सकते हैं कि यहाँ पर तो इन्वेस्ट करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि रिस्क ज्यादा है और रिटर्न कम है। मैं आपको थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा सर दो प्लेसेस हैं, प्लीज हियर। मैंने आपको यहाँ पर रिटर्न बता दिया, मैंने यहाँ रिटर्न बता दिया कि सर रिटर्न परसेंटेज यहाँ पर आएगा 10% और यहाँ पर आएगा सपोज करो 20%, और एक सी और है यहाँ पर आएगा 20%, राइट। और मैंने रिस्क को भी डिफाइन कर दिया। अभी मैं बताऊंगा कि रिस्क क्या होता है। मैंने आपको ऐसे रिस्क बता दिया, सपोज करो यहाँ पर रिस्क जो है वो 5% का है, यहाँ रिस्क 7% का है, और यहाँ पर रिस्क 10% का है, राइट। अब बताओ एक ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है या एक ऐसा कौन सा प्लेस है जिसको हम लोग इग्नोर कर दें तो ज्यादा अच्छा है? ए, बी या सी? देख लो, देख लो। रिटर्न 10%, 20%, 20%, 5%, 7%, 10%। इट इज सी। क्यों? मैं बताता हूं। हियर जस्ट 1 मिनट। देखो यहां पर रिटर्न इंक्रीज हो रही है और यहां पर रिस्क भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर रिस्क भी इंक्रीज हो रही है और रिटर्न भी इंक्रीज हो रही है तो चल जाएगा। अगर रिस्क भी बढ़ रहा है रिटर्न भी बढ़ रहा है तो चल जाएगा। अच्छा, यहां पर रिटर्न कितनी है? सेम। और जो रिस्क है वो कितना है? बताना। सेम रिटर्न के लिए क्या रिस्क कोई भी ज्यादा लेना चाहेगा? नहीं ना। मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूं। बच्चों देखो, मान लो अगर मैं आपको ये वाला ऑप्शन दूं कि बीकॉम, सीए, सीएस, सीएमए, राइट। यहां पर मैं आपको एक पैकेज बता देता हूं और मुझे बताना कि आप क्या करना पसंद करोगे। यहाँ पर पैकेज है आपके पास 15 लाख रुपए पर एनम का, यहाँ पर पैकेज है 15 लाख रुपए पर एनम का, 15 लाख रुपए पर एनम का, और यहाँ पर भी 15 लाख रुपए पर एनम का। सब जगह पे जो आपको पैकेज मिल रहा है ना, सपोज करो कितना मिल रहा है? 15 लाख रुपए। हर जगह पे आपको पैकेज 15 लाख रुपए पर एनम का मिल रहा है। अब मुझे बताना कौन कौन से पर्सन जो है आप में से सीए करना चाहेंगे? कौन कौन से पर्सन सीएस करना चाहेंगे? कौन कौन से पर्सन सीएमए करना चाहेंगे? अच्छा, कौन कौन से पर्सन जो है बीकॉम करना चाहेंगे? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। बेसिकली कहानी क्या हो रही है? कहानी क्या हो रही है कि सर बीकॉम करने पर अगर मैं कहता हूं कि रिस्क का लेवल 1 है, अगर रिस्क का लेवल 1 है मतलब कि आपने बीकॉम शुरू की, बीकॉम खत्म हो जाएगी, ये जो है ये इसका लेवल 1 है। मैंने कहा बेसिक लेवल है 1 है। 1 मिनट। हाँ जी। अगर सर मैंने आपको ये बोल दिया कि यहाँ पर जो रिस्क का लेवल है, रिस्क का लेवल सपोज टू बी 1, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ, नॉट टू बी इमोशनल बट दिस, ठीक है, ऐसे कुछ भी 1 2 3 4, राइट। अब जब कम रिस्क लेके जब पैकेज 15 लाख का मिल सकता है तो ज्यादा रिस्क लेके कोई भी अपना सेम पैकेज लेना चाहेगा? नहीं। तो डेफिनेटली क्या चाहेंगे? राइट, मतलब डेफिनेट चाहेंगे कि बीकॉम इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट। बट हाँ, सबको मालूम है कि बीकॉम में ऐसा नहीं होता। इधर 5 लाख है,
राइट। अब मैं कहता हूँ कि इधर 15 15 15, इधर 5 लाख, रिस्क लेवल ये बढ़ गया और ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। अब बताना कौन सा वाला ऑप्शन बेस्ट है? अब ये इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट। फिर मैंने कहा नहीं, ये जो है ना ये 25 है, अब ये 3 लाख है। अब बताना, नहीं ऐसा नहीं, CS इज द बेस्ट ऑप्शन ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सर अगर कोई कम रिस्क लेना चाहता है तो बीकॉम इज द बेस्ट वन, कोई रिस्क को बढ़ाना चाहता है तो CS इज द बेस्ट वन, नेक्स्ट लेवल का रिस्क लेना चाहता है तो CS इज द बेस्ट। मतलब यहां पर ये नहीं है कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है, नो 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 नो, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क टेकिंग पावर क्या है। तो जितनी ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। मतलब अगर मैं आपको कहता हूं कि सर यहां पर भी रिस्क 3 है और ये पैकेज 15 लाख है CMA का, अब बताना क्या करोगे? अब आप कहोगे क्या कोई भी पर्सन का CMA में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? रिस्क तो सेम है बट जो पैकेज है वो CS से क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो कोई भी पर्सन CMA में नहीं जाएगा, राइट। पर मैंने कहा नॉट टू बी इमोशनल, एग्जाम्पल है, राइट। तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया दैट वी कैन सिलेक्ट our security oblique investment option if we have risk taking power। अगर आपके पास रिस्क टेकिंग पावर है तो ही आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ले सकते हो, और ज्यादा रिस्क टेकिंग पावर तो आप जो है डिफरेंट ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो। अगर रिस्क टेकिंग पावर नहीं है तो आप अगर रिस्क टेकिंग पावर नहीं है तो क्या करो? FD, PPF, सेविंग अकाउंट, क्योंकि यहां पर तो कोई खास रिस्क होता ही नहीं है। तो इक्विटी में इन्वेस्ट जब भी करोगे तो क्या करना होगा? रिस्क को साथ में लेके चलना पड़ेगा, राइट। मतलब अब हमें यहां पर 2 बातें सीखनी है। क्या बातें? रिटर्न क्या होता है और नंबर 2 रिस्क क्या होता है। रिटर्न और रिस्क, तो रिस्क और रिटर्न को समझाने के लिए, और हमारे जितना भी पोर्टफोलियो पूरा का पूरा चैप्टर है सिर्फ ये दो बातों के आसपास घूम रहा है, रिस्क रिटर्न, रिस्क रिटर्न, रिस्क रिटर्न एंड नथिंग एल्स। आई थिंक क्लियर।